हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैंने आप सभी को अपडेट दिया था कि एनटीए के द्वारा जो है एग्जाम कैलेंडर 2023-24 जो है रिलीज किया गया, जिसमें कई सारे एग्जाम जो उनको कंडक्ट करने हैं उनके डेट को उन्होंने इशू किया था। लेकिन यूजीसी नेट के बारे में, चाहे सीएसआर नेट के जो एग्जाम को कंडक्ट करना उसके बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। लेकिन संभावनाएं पूरी है कि जल्द से जल्द उसके संदर्भ में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आप सभी का यूजीसी नेट का एग्जाम जो है जल्द से जल्द कंडक्ट होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा क्या आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कंप्लीट होगी या नहीं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप फॉर्म का इंतजार करते हैं कि कब से फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद से तैयारी करेंगे, या आप अभी से अपने तैयारी में लग जाते हैं। और एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूं कि कई दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है और ऐसे लगा रहेगा क्योंकि आप सभी के लिए मैं काम कर रहा हूं। 500 प्लस प्रश्नों का जो है एक मैं सीरीज जो है तैयार कर रहा हूं, जिसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे और वो मैं आपको कराऊंगा इस एग्जाम के लिए जो आगे अभी कंडक्ट होने वाला है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो पूरे तरीके से निःशुल्क होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके लिए आप थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हेल्प की जाए। बाकी ऐसे जो प्रश्नों की सीरीज है छोटी छोटी, जैसे शोध अभिवृत्ति हो गया, जिसमें मैं अभी आपको 20/11/2021 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे शोध अभिवृत्ति के, उनको अभी कवर कराऊंगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है शोध अभिवृत्ति या रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी, ऐसा आप थोड़ा सा भी परेशान नहीं। थोड़ा सा टाइम अकेले काम करना होता है तो टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता है। क्वेश्चन भी आपका टाइप करना होता है, आपको पता है कि टाइपिंग में कितना टाइम लगता है, वो भी हिंदी में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप सभी के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना प्रयास करूंगा कि आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर है। आप क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बाकी नहीं भी देंगे तो राइट आंसर मैं बताऊंगा और इसके जो महत्वपूर्ण डिटेल्स है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है। ये आपको बताना है कि यहाँ पे शोध के 4 ऐसे विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से शोध के किस प्रकार में जो है प्रतिभागी जो होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य को जो है प्रोत्साहित किया जाता है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन सही है नृजातीय शोध के अंतर्गत, या बी ऑप्शन है ऐतिहासिक शोध, या सी ऑप्शन है व्यवसायत्मक शोध, या डी ऑप्शन है आपका प्रयोगात्मक शोध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आचार्य जी यहाँ पर आपको इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आप जवाब दें। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका नृजातीय शोध। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में एथनोग्राफिक मेथड भी कहा जाता है। अब नृजातीय शोध के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, नृजातीय शोध के अंतर्गत वैसे तो शोध 2 प्रॉब्लम्स या 2 कारणों की वजह से किया जाता है। एक तो समस्या समाधान के लिए, दूसरा आप अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए रिसर्च करते हैं। बाकी अलग अलग टाइप से रिसर्च के टाइप हैं, तो उनको एक एक करके जो थ्योरी वाला पार्ट है जब मैं कराऊंगा रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो उसमें आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए इसमें मैंने बताया कि नृजातीय अध्ययन एक विशेष प्रकार का जो है गुणात्मक शोध है, जिसके अंतर्गत विपक्षी समूह, वर्ग या संस्कृति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना है जो नृजातीय शोध आपका है, जिसको इंग्लिश में एथनोग्राफिक जो है मेथड भी कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत जो है बेसिकली जो कि गुणात्मक शोध के अंतर्गत ही आता है। और इसमें जो है विपक्षी जो समूह होते हैं या उनकी संस्कृति होती है, उनका जो है डिटेल में या डेप्थ में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि इसमें प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, यानी कि जो प्रतिभागी होता है और जो उसका परिप्रेक्ष्य होता है, तो इसमें जो परिप्रेक्ष्य है इसका बेसिकली हिंदी जो है आपको इसको और भी डिटेल में समझ लेना है, जैसे कि दृश्यों, व्यक्तियों आदि जो है का ऐसा चित्रण जिसमें पारस्परिक अंतर बिल्कुल उसी रूप में दिखाई जाता है, उसी को आपका परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, तो परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है
और इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता स्वयं प्रतिभागी बनकर संपूर्ण संस्कृति को समझने एवं अवलोकन करने का प्रयास करता है। यानी कि जैसे कि कोई रिसर्च करता है तो वॉलंटियर या कई सारे लोगों को इकट्ठा करता है, जिस टॉपिक पे करता है फिर वो स्टडी करता है। लेकिन इस शोध में नृजातीय अध्ययन की जब बात की जा रही है तो इसमें जो है शोधकर्ता स्वयं प्रतिभागी यानी कह लीजिए वॉलंटियर बन जाता है और संपूर्ण जो संस्कृति है उसको समझने का या अवलोकन करने का काम करता है। यानी मान लीजिए कोई जनजाति है या समुदाय है, उनके बारे में आप स्टडी कर रहे हो तो आप एज ए रिसर्चर वहां पे जाके ऐसे नहीं पूछते हो कि आप मतलब क्या क्या चीजें हैं, खास बातें हैं, आप उनमें घुलने मिलने का प्रयास करते हैं और उन्हीं के जैसे जो है समझने का और सोचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि संपूर्ण संस्कृति को समझने एवं अवलोकन का प्रयास करता है आपका शोधकर्ता प्रतिभागी बनकर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं नृजातीय शोध क्लियर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकार है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं जिनको आपको देखना है। बाकी नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है। यानी कि ए या बी या बी सी इस तरीके से एक से अधिक विकल्प सही होगा तो उस स्थिति में इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे कि नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको जवाब देना है। ऊपर देखिए दिया गया है आपका विवरणात्मक विधि है, फिर सेकंड दिया गया है यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि है, नेक्स्ट है आपका इसमें कार्योत्तर विधि है और उसके बाद से ऐतिहासिक विधि और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है व्यवसायत्मक विधि। अब इन चारों विकल्पों में से आपको अपना जवाब देना है। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में जो पेपर आपका हुआ था पेपर 1 का, ऊपर मैंने जो बताया आपको, उनमें ये प्रश्न पूछे गए थे और परीक्षा तिथि आपका 20/11/2021 है। उस दिन जो पेपर कंडक्ट हुआ था पेपर 1 का, उसमें ये रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी और सी आपका सही है, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि यहाँ पर हो जाएगा एक आपका, और दूसरा जो आपका इसमें है वो कार्योत्तर विधि हो जाएगा, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड भी कहा जाता है और जो प्रयोगात्मक विधि है उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की इन सभी जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं किन विधियों का ये स्पष्ट सरोकार करती है। तो एक तो प्रयोगात्मक विधि का और दूसरा कार्योत्तर विधि का। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे भी हम जान लेते हैं। ऊपर तो आपने इसके बारे में जान ही लिया था, जो क्वेश्चन में पुट किया गया था, और बाकी जो आंसर आपका था प्रयोगात्मक एवं एक्स पोस्ट या एक्स फैक्टो जो आपकी विधि है, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है। तो यहाँ पर सीधे हम प्रयोगात्मक शोध को देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो को देख लेते हैं। तो देखिए प्रयोगात्मक शोध में मैंने बताया कि इस शोध में चरों के हेरफेर करके, चरों को नियंत्रित करके परिकल्पना के माध्यम से निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, निष्कर्ष के बाद आपका यहाँ पर सामान्यीकरण हो जाएगा, सामान्यीकरण यहाँ पर, क्योंकि देखिए कभी कभी टाइप में यही सारी चीज़ें आपका गड़बड़ हो जाता है, ये सामान्यीकरण इसमें ऐड हो जाएगा। तो प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत जो है चरों के हेरफेर करके, चरों को नियंत्रित करके परिकल्पना के माध्यम से निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण जो है उसका किया जाता है। और एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि यह शोध घटना घटित होने के उपरांत, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है और इसे प्रभाव कारण शोध भी कहते हैं, और इसमें संबंधात्मक कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ शोध की यहाँ पर कह लीजिए विधियां थी जिनको बारे में मैंने, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है जिसमें मिलान करना होता है आपको। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, सूची 1 में शोध के चरण दिए गए हैं, यानी कि जब रिसर्च हम करते हैं तो कुछ एक प्रारूप होता है, अगर उस प्रारूप को या उस चरण को या उस स्टेप को फॉलो करके अगर हम करते हैं तो एक सही निष्कर्ष के पास पहुंच सकते हैं। और सूची 2 में यहाँ पर प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक दी गई है, तो सिंपली आपको इसे मैच करना है और नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 का है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं वही प्रश्न आपको करा रहा हूँ। बाकी जो सीरीज में क्वेश्चन की तैयार कर रहा हूँ
उसमें आपको नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और 2021-22 के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो सीरीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगी आगामी जो परीक्षा आपका होने वाला है। सबसे पहले इसमें दिया गया है सामान्य सूत्रीकरण, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। जांच के क्षेत्र में जो है मुख्य प्रश्न उठाना, रिसर्च करने से पहले आपको समस्या के बारे में पता चलना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे के स्टेप पे बढ़ सकते हैं। फिर आपका बी है परिकल्पना का निर्माण, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। शोध के चरों के बीच संबंध स्थापित करना यानी कि हाइपोथेसिस का निर्माण आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर सी है प्रतिचयन प्रक्रिया का चयन, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका दूसरे के साथ। प्रतिचयन का मतलब जो सैंपलिंग की बात की जा रही है, तो एक बृहत्तर सेट से इकाइयों को लेना, यानी आप मान लीजिए पूरे देश में किसी समस्या पे आप रिसर्च कर रहे हैं, लोग तनाव में क्यों रहते हैं, डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, या कोई और भी समस्या हो सकती है, तो आप कुछ सैंपल लेंगे, उसमें 100 या 200 1000 लोगों पे आप रिसर्च करेंगे, बाकी जो निष्कर्ष आपका निकलेगा उसे आप पूरे देश के लोगों पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ऐसे ही रिसर्च होता है, बाकी ऐसा नहीं कि पूरे देश के लोगों का आप स्टडी करते हो, ऐसे में तो आपको बहुत समय लग जाएगा और बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर मैच कर लेना। बाकी डी दिया गया आंकड़ों का विश्लेषण, तो ये आपका पहले के साथ हो जाएगा। आंकड़ों का सारणीकरण और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण ही जो है आपका आंकड़ों का विश्लेषण कहलाता है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है CR कोठारी आयोग के अनुसार जो रिसर्च का प्रारूप या जो चरण बताया गया उसे आपको याद रखना है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि शोध समस्या का निर्धारण करना है, जिस समस्या पे या जिस टॉपिक पे या जो भी आपका विषय है पहले उसे निर्धारित करना है समस्या को, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो दूसरा स्टेप इसमें है गहन साहित्यिक सर्वेक्षण, यानी उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करोगे कि आखिर ये समस्या क्यों है या इस तरीके से। फिर आप एक हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे कि ऐसे ऐसी चीज़ों को करेंगे, ये मूलभूत समस्या है, उसका क्या निष्कर्ष या रिजल्ट निकल सकता है। फिर शोध का प्रारूप का निर्माण करेंगे कि शोध आप कैसे करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस या स्टेप में। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा नेक्स्ट इसमें निदर्शन प्रारूप निर्धारण, यानी कि जो आपकी सैंपलिंग की बात की जा रही है। फिर आंकड़ों का संकलन करेंगे आप, फिर प्रोजेक्ट का संपादन, आंकड़ों का विश्लेषण, परिकल्पनाओं का विश्लेषण और सामान्यीकरण और विवेचना, फिर रिपोर्ट तैयार करना और परिणामों का प्रस्तुतिकरण और या निष्कर्ष का औपचारिक लेखन। तो ये जो है कोठारी आयोग के अनुसार जो है जो शोध के या अनुसंधान योजना के जो प्रारूप हैं, जो चरण हैं, वो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 क्वेश्चन में से 3-4 टाइप के अलग अलग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक सामान्य क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद एक मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है, फिर अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन आपका होता है, फिर ऐसे कथन वाले 2 कथन दिए जाते हैं, दोनों पे आपको विचार करना होता है, फिर उसके बाद से इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कथन पहले में दिया गया कि एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता है, जबकि कथन दूसरे में बोला गया कि शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोध के लिए अनिवार्य है। अब दोनों पे विचार करना है आपको, देन उसके बाद से आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। ये ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला जो है आपका असत्य है, यानी कि आप गलती से काट सकते हो, और कथन दूसरा आपका क्या है, पूरी तरीके से सही है। अब कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि थीसिस या शोध पत्र या अन्य शोध लेखन के संदर्भ हेतु जो है 3 मुख्य प्रकार की संदर्भित स्टाइल प्रयोग की जाती है, जो कि प्रायः भिन्न भिन्न होती है। और ये 3 स्टाइल APA और फिर उसके बाद से MLA होता है और उसके बाद से CMS है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो बताया गया कि एक शोध प्रबंध और शोध पत्र के लेखन और संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता, अंतर होता है, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद से जो कथन दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि शोध आचार संहिता या अनुसंधान नैतिकता निर्देशों का समूह है, जो हमें इस बात का मार्गदर्शन करता है कि वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार शोध किया जाए, और ये आचार संहिता सभी शोध कार्य के लिए अनिवार्य होती है, ठीक है। तो जो मार्गदर्शन है किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से शोध किया जाए, यही नैतिकता, यानी उसकी क्वालिटी से सीधे आप समझ सकते हैं, क्वालिटी की बात की जा रही है, वो सभी शोध के लिए जो है अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिस कंट्री का रिसर्च क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ पर आपको डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल समस्या पे रिसर्च होगी तो उसका सॉल्यूशन होगा, जब सॉल्यूशन होगा तो वो प्रॉब्लम दूर होगी।
जबकि ऐसा अपने कंट्री में नहीं होता है। अब बाकी रैंकिंग के बारे में मैंने बहुत सारी बताई कि अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, वर्ल्ड का जब यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होता है तो क्या स्थिति रहती है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता रहता हूँ। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। बाकी और एक क्वेश्चन इसमें था, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एक तरीके से विवादास्पद क्वेश्चन था। एनटीए के द्वारा उसका मूल्यांकन नहीं किया गया था रिसर्च एप्टीट्यूड का, जो आपका पेपर हुआ था 20/11/2021 को। तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया है। तो यहाँ पर ये वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा जो आपका कंटेंट है उसको बनाने में लग रहा है। जो क्वेश्चन की एक सीरीज़ है, बेहतरीन सीरीज़ वो होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा समय लगता है टाइप करने में और अच्छे तरीके से मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा और मुझे भरोसा है कि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं और लाइक करके आप इसे अप्रिशिएट करिए, वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और जल्द ही मैं कंटिन्यूअस जो है क्लासेज या वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अकेली सी जान है, आप सोच सकते हो अकेले काम करना कितना कठिन काम होता है। टाइप करना, वीडियो बनाना और भी सारी चीज़ें हैं, घर में भी जो सारी चीज़ें हैं उसको भी मैनेज करना, अपनी भी लाइफ है, सब कुछ इसमें लेकर चलना होता है। और कुछ पॉजिटिव कमेंट, कुछ नेगेटिव कमेंट, ये सारी चीज़ों को भी देखना है। नेगेटिव कमेंट हमेशा जो है डिमोटिवेशन जो है मन में लाती है। बाकी पॉजिटिव कमेंट हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि 2 ही लोग हैं, 4 लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी स्वतंत्र है, आप सभी का मस्तिष्क, जो सोचना है वो आप सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।